कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक अध्याय 3 भाग 1। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे पहले हमने पाठ 1 व पाठ 2 के अंदर पढ़ा था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी अपनी सत्ता कैसे स्थापित करती हैं और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बंगाल में किस प्रकार व्यापार शुरू करती हैं। इसी के साथ ही उपलासी का युद्ध व व्यापार से युद्ध तक कंपनी के अफसर किस प्रकार नवाब बन बैठते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कंपनी किस प्रकार संचालित करती हैं, कंपनी किस प्रकार से दीवानी हासिल करती हैं। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए इस घटनाक्रम का एक भव्य समारोह के रूप में रॉबर्ट क्लाइव ने दर्शाया है। यानी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण की। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी पास आ जाना अंग्रेज़ों के लिए एक निश्चय बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढा था। इसलिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों के खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। यानी कंपनी ने अपने सत्ता में रहकर, यानी पहले से इस कंपनी में सत्ता पर लोग काबिज थे, उनको कंपनी ने अपने अधिकार में कैसे लिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। कंपनी की आमदनी कैसे बढ़े। कंपनी ने व्यापार के तरह अपनी भारी भरकम लगान वसूल करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे प्रयास किए जिनसे कंपनी की आमदनी बढ़े। कंपनी ने आयात व निर्यात भी किए। आयात उसे कहते हैं जिनसे किसी देश से कोई दूसरी वस्तु खरीदना, और निर्यात उसे कहते हैं देश में बनी वस्तु को दूसरे देशों में बेचना, उसे निर्यात कहते हैं। आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना। इस प्रकार कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सोना और चांदी कई प्रकार का आयात व निर्यात की। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो साथी थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। करने में वो हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम
कीमत पर बढ़िया सूती व रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो गया और 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात भी करती थी और इन चीज़ों के बदले कंपनी दूसरा सामान खरीदी थी। जब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे निर्यात के लिए कंपनी दूसरी चीज़ें भी खरीदती थी। यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्त बेचनी पड़ती थी। कंपनी उनसे ज़बरदस्त चीज़ें ले लेती थी। किसान अपना लगा नहीं सुखा पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त होगी। यानी कंपनी इस प्रकार गरीब मजदूरों, किसान, कारीगरों को ज़बरदस्त खेती कराती थी और उनसे लगान वसूल करती थी। इनसे लोग परेशान हो गए और बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा जिनसे करोड़ों लोग भूख प्यासे मर गए। जब इस प्रकार बंगाल में अकाल पड़ा और किसान, कारीगर, मजदूर जिन्होंने राजस्व और समय पर खेती नहीं कर पाते थे, इसलिए कंपनी को लगा खेती में सुधार की ज़रूरत होगी तो ही कंपनी की राजस्व आय बढ़ेगी, अन्यथा कंपनी का राजकोष खाली रह जाएगा। इसलिए उन्होंने खेती के सुधार पर अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी था। यानी कंपनी अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कंपनी को लगा यदि खेती अच्छी नहीं करेंगे, खेती में नई नई किस्म प्रकार के बीज और किसानों को फ़ायदा नहीं देंगे तो कंपनी का राजस्व खाली रह जाएगा। इसलिए उन्होंने खेती पर सुधार पर जोर दिया। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक ब्रुसली आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदार और जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूल कर और कंपनी को राजस्व जुटाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से शुरू की जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उससे इजाफा नहीं किया जाना था। कंपनी ने अपना काम कराने के लिए 1793 में अधिक राजस्व मिले, इसलिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का पैसा मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ती उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो कंपनी ने जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया और इसकी खेती सुधार के कार्य किया और कंपनी ने अपने राजस्व बढ़ाने के लिए जो नियम लगाए, इनसे उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यानी इस प्रकार के बंदोबस्त से किसान और ज़मींदार न तो ज़मीन को सुधार रहे थे, न ही खर्चा कर रहे थे और बंदोबस्त न लगान समय पर वसूल कर पा रहे थे, इसलिए किसान और परेशान होने लगे। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने तो राजस्व इतना था कि वह ज़्यादा था, उनको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदारों को चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में
वर्दी नहीं कर सकती थी। जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बस गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन में बेदखल कर दिया जाता था। यानी किसान समय पर अपनी ज़मीन का लगान नहीं चुकाता था तो उन्हें पुरानी ज़मीन भी वो हड़प कर कंपनी अपने अधिकार में कर लेती थी। कंपनी ने एक नई व्यवस्था लागू की, यानी जब स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को आमदनी में सुधार नहीं हुआ तो कंपनी ने एक नई व्यवस्था लागू की। कंपनी ने दोबारा राजस्व में बदलाव करने का विचार किया ताकि कंपनी का व्यापार के सारे खर्चे चल सके। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार को अपने घर से चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकते हैं। प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह में वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तैयार नहीं किया गया बल्कि उनमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने के लिए और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त नाम दिया गया। महल का अर्थ होता है ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। कॉर्नवालिस जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। बौद्ध प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का दीवान कब तैनात किया गया? यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का दीवान कब तैनात किया गया? 12 अगस्त 1765 में। 1865 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सोना और चांदी का आयात कहाँ से करती थी? ब्रिटेन से। आयात किसे कहते हैं? किसी देश से वस्तु खरीदना आयात कहलाता है। निर्यात किसे कहते हैं? किसी देश में वस्तु बेचना निर्यात कहलाता है। बंगाल में अकाल कब पड़ा? बंगाल में अकाल 1770 में पड़ा। गृह कार्य स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? दूसरा प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या तीसरा, स्थायी बंदोबस्त के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न संख्या 4, महल क्या है? और प्रश्न संख्या 5, महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? इस पाठ के अंदर जो हमने पढ़ा इस वीडियो के माध्यम से, आप इस वीडियो में को पढ़कर सुनिए और सुनने के बाद में अपना अंतिम जो बोध प्रश्न व गृह कार्य दिया उसको पूर्ण करना।